दादाजी पहाड़ों में शिकार करने गए थे। उन्होंने देखा कि एक भूखा भेड़िया एक मादा लोमड़ी को दबोचे हुए है। उन्होंने बंदूक उठाई। तभी लोमड़ी बोली, मेरी जान बचाएं, मैं एहसान चुकाऊंगी। दादाजी ने भेड़िए को मार दिया। लोमड़ी ने कहा, मैं घायल हूं, आपके घर रहकर ठीक होना चाहती हूं, फिर मैं आपके परिवार के लिए सौभाग्य लाऊंगी। यह सुनकर दादाजी ने इस अजीब किस्मत को स्वीकार कर लिया। पहले सबको लगा दादाजी मजाक कर रहे हैं, पर फिर उन्होंने सच में सफेद लोमड़ी देख ली। दादाजी उसे पकड़े हुए थे। उन्होंने सबको बताया कि यह लोमड़ी कर्ज चुकाने और हमारे परिवार में खुशियां लाने आई है। मैंने उस सफेद लोमड़ी को देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी, यह चीज कुछ बुरी लग रही है। क्या आपको याद नहीं कि परदादा के परिवार के साथ क्या हुआ था? हाँ पिताजी, क्या संचेन चाचा के परिवार के साथ जो हुआ वो काफी नहीं था? इसे अभी बाहर निकाल दो। दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। तुम क्या जानते हो? परदादा के पास किस्मत नहीं थी, हमारा परिवार अलग है। कुछ दिनों बाद लोमड़ी आखिरकार ठीक हो गई। उसने सफेद फर झाड़ा और सुंदर सफेद लिबास वाली लड़की बन गई। अपना नाम सु वांचिंग बताकर बोली कि वह दादाजी का एहसान चुकाने आई है। फिर उसने मेरे भाई को देखा। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने उससे शादी और बच्चों के लिए अपनी रजामंदी दी। मेरा भाई पूरी तरह से हैरान रह गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। उसने वहीं पर सिर हिला दिया। मैं उनके पास ही खड़ा था। मेरे सीने में जो बुरा एहसास था वह जा ही नहीं रहा था। दादाजी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। दादाजी ने मेरा हाथ झटका। वह पहली बार मुझ पर इतने ठंडे हुए थे। सौभाग्य द्वार पर है और तुम इसे भगाना चाहते हो? मेरे माता पिता भी शुरू में राजी नहीं थे। उन्हें यह सब बहुत अजीब लगा था। मेरी माँ ने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये लड़की न जाने कहां से आ गई है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा भी भौहें चढ़ाकर देखने लगे। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग हमारे परिवार के बारे में क्या कहेंगे? सु वांचिंग ने कोई बहस नहीं की। उसने बस चुपचाप सबको एक एक कप चाय परोस दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह चाय पी, उनका रवैया तुरंत बदल गया। वो जितना सु वांचिंग को देखते उतना ही उन्हें वह पसंद आने लगी। वे बार बार कहने लगे, इतनी अच्छी बहू मिलना नामुमकिन है। मैं कोने में खड़ी होकर यह सब देखती रही। मेरी पूरी पीठ ठंडी पड़ गई थी। शादी बहुत साधारण थी। हमने गांव के कुछ ही परिवारों को बुलाया था। शादी की रात मेरे भाई दोबारा बाहर नहीं आए। अगली सुबह मेरी माँ ने दरवाजा खोला और चीख उठी। मेरा भाई बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर पहले ही ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब संतुष्ट मुस्कान थी। मेरे माता पिता ऐसे रो रहे थे जैसे वे बिखर गए हों। वे उसके शरीर से लिपटकर विलाप करने लगे। फिर वे पागलों की तरह सु वांचिंग पर टूट पड़े। तुमने उसके साथ क्या किया? सु वांचिंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस झुककर उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाई। उसकी आवाज इतनी मुलायम थी जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। मेरे माता पिता तुरंत रोना बंद कर दिए। वे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों से दुख गायब हो गया था। उसकी जगह एक अजीब सा उत्साह और जुनून आ गया था। अगले ही दिन वे भी उसी घर में मर गए। मेरे भाई की तरह उनके चेहरे पर भी संतुष्टि की मुस्कान थी। हमारे परिवार से ऐसे ही 3 लोग चले गए। मैं डर के मारे पागल हो गया था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और दादाजी से उसे भेज देने की भीख मांगी। वह हम सबको मार डालेगी। इसके बजाय दादाजी ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दोबारा कभी उसे भगाने की बात मत करना। उनकी आवाज सर्द हवा सी ठंडी और आंखें अजनबी थीं। याद रहे, तुम उसकी अच्छी सेवा करना। सु वांचिंग उनके पीछे खड़ी थी। वह चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में वह शांत भाव गुस्से से भी ज्यादा डरावना था। उस दिन के बाद से उस घर में सिर्फ दादाजी, सु वांचिंग और मैं ही बचे थे। हवा इतनी भारी लग रही थी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। दूसरों के सामने सु वांचिंग हमेशा सौम्य और शालीन दिखती थी। वह दादाजी का बहुत ध्यान रखती और मीठी नरम आवाज में बात करती। लेकिन मैं ही अकेला था जो जानता था कि उसके भीतर अब भी लोमड़ी का असली स्वभाव छुपा है। वह शायद ही कभी पका हुआ खाना छूती थी। कई बार मैंने उसे देर रात चुपके से रसोई में कच्चा ठंडा खाना ढूंढते हुए देखा था। वह जब चलती थी तो कोई आवाज नहीं होती थी। वो अचानक मेरे पीछे आ खड़ी होती थी। मैं इतना डर जाता था कि जैसे दिल बाहर आ जाएगा। उससे मेरी नफरत और डर दोनों बढ़ते गए। एक दोपहर सब्र टूट गया। मैंने उसे माँ का सामान छेड़ते पकड़ लिया। उसने मेरी माँ की पसंदीदा फोटो ढूंढ ली थी। वह नाखून से माँ का चेहरा खुरच रही थी। चेहरा पहले ही खुरच कर धुंधला कर दिया गया था। मेरा आपा खो गया। मैं दौड़कर फोटो वापस लेने गया। तुम क्या कर रही हो? ये मेरी माँ की चीज है, इसे वापस दो। सु वांचिंग ने मुझे अनसुना किया। उसने और जोर लगाया। मैंने उसे धक्का दे दिया। उसने झटके से सिर घुमाया। उसकी आंखें हरे रंग में चमक उठीं। फिर उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन के चारों ओर कस गईं। उसी पल मुझे उसके शरीर से खून की तेज धातु जैसी बदबू आई। मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। लेकिन ठीक उसी समय दादाजी वापस आ गए। सु वांचिंग ने तुरंत मुझे छोड़ दिया और लाल आंखों के साथ एक तरफ हट गई, जैसे मैंने ही उसे सताया हो। दादाजी ने सु वांचिंग को वहां से हटा दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वे घबराकर उसके हाथ देखने लगे कि कहीं चोट न लगी हो। सु वांचिंग ने धीरे से कहा, दादाजी उसे मत डांटिए, मेरी गलती थी। दादाजी मुझ पर गरजते हुए बोले, क्या मैंने नहीं कहा था उसका ख्याल रखना? उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जमीन पर ढह गई। मेरी गर्दन में इतनी तेज दर्द थी कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। निराशा मेरे भीतर से उमड़ पड़ी। उस घर में मैं एक फालतू इंसान बन गई थी। दादाजी ने मुझे लकड़ी के गोदाम में बंद कर दिया। उन्होंने मुझे बस एक फटी हुई रजाई फेंक कर दी। फिर उन्होंने मुझे एक डरावनी चेतावनी दी, अब से तुम सु वांचिंग को वेदी पर बैठे पूर्वज की तरह मानोगी, वरना मैं तुम्हें पहाड़ के उस पार की जायदाद में भेज दूंगा और फिर कभी वापस नहीं आने दूंगा। मैं वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी।
वो घर अब मेरा घर नहीं रहा था। वो एक ऐसा गड्ढा बन गया था जो कभी भी मुझे पूरी तरह निगल सकता था। जब दादाजी पहाड़ों में शिकार करने गए थे, मैं चुपके से वापस घर में घुस गई। मैंने अपना छिपाया हुआ फोन निकाला और पहाड़ वाली मौसी को फोन किया। मौसी, मुझे बचाओ, घर में कुछ बुरा हुआ है, भाई और मम्मी पापा सब गायब हैं। फोन पर मेरी मौसी डर गईं। उन्होंने मुझे रुकने को कहा। उन्होंने कहा कि सुबह होते ही वह पहाड़ पर आ जाएंगी। फोन रखने के बाद मुझे आखिरकार थोड़ी सी उम्मीद की किरण महसूस हुई। शाम को दादाजी घर लौटे तो उन्होंने मुझे घूरा। उनकी आंखों में कुछ अजीब था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे दे दो। मैं कुछ भी इनकार कर पाती उससे पहले ही उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। उन्होंने मेरे जेब से फोन निकाल लिया। उन्होंने कॉल लॉग चेक किया और उनका चेहरा तुरंत बदल गया। तो अब तू बहुत बहादुर हो गई है, अब तू बाहर संदेश भेज रही है। उसने फोन को जोर से जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन तुरंत चकनाचूर हो गई। तू कितनी एहसान फरामोश है, तू इस परिवार की इकलौती उम्मीद को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। फिर उसने मुझे कमरे में घसीट लिया। वह लकड़ी की पट्टियां और कीलें ले आया और दरवाजा बंद करने लगा। उसने नीचे सिर्फ इतना सा छेद छोड़ा कि उसमें से एक कटोरी सरका सके। अगर तूने फिर कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुझे हमेशा के लिए यहीं बंद कर दूंगा। इसी तरह मैं पूरी तरह से बंद कर दी गई। हर दिन दादाजी दरवाजे के बाहर खड़े होकर लगातार बड़बड़ाते रहते थे। तुझे पता है तेरा भाई कितना बेटा चाहता था, वह हर रात उसका सपना देखता था। तुझे पता है तेरे माता पिता कितना पोता चाहते थे, जब वे मरे तब भी वह इच्छा उनके साथ थी। सुवानचिंग इस परिवार के लिए एक आशीर्वाद है, वह हमारी उपकारिणी है और तू उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। तुझे लगता है कि तेरा यहाँ किसी पर कोई हक है। वे शब्द मेरे कानों में कीलों की तरह चुभ गए। सिर पकड़कर मैं उसे हिलाती रही। फिर दरवाजे के पार चिल्लाई, उसने मेरे भाई और माता पिता को मार डाला, वह राक्षस है, आप उसके झांसे में आ गए। आवाज बैठने तक मैं दरवाजे पर चिल्लाती रही, जाग जाइए, देखिए उसने इस परिवार के साथ क्या किया है और आप अब भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्या आप अब भी सच में मेरे दादाजी हैं? अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। मैंने कोने से एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से बंद दरवाजे को तोड़ने लगी। मुझे बाहर निकालो, तुम बूढ़े मूर्ख, मुझे बाहर निकालो। दरवाजा ढीला होने लगा। जैसे ही मुझे रोशनी की एक किरण दिखी, किसी ने बाहर से उसे लात मारकर खोल दिया। दादाजी अंदर भागे आए। चुपचाप उन्होंने मुझे कुर्सी पर रस्सी से जकड़ दिया। मैंने बहुत छटपटाया पर उनका मुकाबला न कर सका। वे पीछे हटकर मुझे झूंझते हुए देखने लगे। उनकी शांत आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें उसे बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं जमीन पर पड़ा था। आंसू धूल में मिलकर मेरे चेहरे पर बहने लगे। उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उस कुर्सी से बंधा हुआ मुझे लग रहा था जैसे मैं पहले ही बेकार हो चुका हूं। अब तो मुझ में रोने की भी ताकत नहीं बची थी। दिन दर दिन मैं बस सहता रहा। दादाजी सिर्फ एक कटोरी ठंडा चावल खाने के छेद से अंदर धकेल देते थे। कभी कभी तो वे भूल भी जाते थे। इसके मुकाबले सुवानचिंग को तो जैसे रानी जैसा व्यवहार मिलता था। मैं रसोई से आती गाढ़ी सूप और औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस कर सकता था। उस शाम मैंने दरवाजे की दरार से देखा कि दादाजी वांगचाई को लेकर पिछाड़े पहाड़ की ओर जा रहे थे। वांगचाई हमारा बूढ़ा शिकारी कुत्ता था। वह हमारे पास लगभग 10 साल से था। वह बेहद वफादार था और दादाजी उसे हर जगह अपने साथ ले जाते थे। काफी देर बाद मैंने देखा कि दादाजी अकेले ही लौट आए। वांगचाई उनके पीछे कहीं नहीं था। दादाजी के हाथ में एक बड़ा चीनी मिट्टी का कटोरा था जिसे एक कपड़े से ढका गया था। उस कपड़े के नीचे कुछ हल्का सा हिल रहा था। वह बार बार फड़क रहा था। सर झुकाए हुए वे जल्दी से सुवानचिंग के कमरे में चले गए। उस रात वांगचाई फिर कभी नहीं दिखा। मैं दरवाजे की दरार से सटकर खड़ा हो गया और बार बार उसका नाम पुकारता रहा। आंगन में पूरी तरह सन्नाटा था। एक भी जवाब नहीं आया। अचानक मेरे सीने में एक आग सी उठी। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। कुछ ही पल बाद सुवानचिंग का दरवाजा खुला।